ये जो दो विधायक है आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, एक तो गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट, दोनों के रिएक्शन हमने आपको बताया। और इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ है डॉक्टर हितेश वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अब बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, युवा नेता हैं। डॉक्टर वाजपेयी, बहुत बहुत धन्यवाद विजय। बिल्कुल स्वागत है आपका। और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा साहब, आपका भी स्वागत है। साथ ही रीवा से वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जयराम शुक्ला जी हैं और जबलपुर से वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चैतन्य भट्ट साहब है। डॉक्टर वाजपेयी, गोविंद सिंह राजपूत कह रहे थे कि विलंब हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है वो ठीक हुआ है, सब्र का फल मीठा होता है। भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है, खुद को भी उन्होंने कार्यकर्ता बताया। दरअसल विलंब ये जो हुआ है, इसी को लेकर बहुत चर्चा है कि 4 दौर की बैठकें हुई, उसके बाद तय किया गया, 2 नाम थे, तो विलंब की कोई वजह नजर नहीं आती। विपक्ष भी लगातार इसी बात को लेकर हमलावर था। देखिए विजय जी, सबसे पहले तो चारों तरफ से जो आज आप खुशखबरियां दे रहे हो उसके लिए आपका भी धन्यवाद। आज जैसा आपने शुरुआत करी थी, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में हम देख रहे हैं लगातार नई वैक्सीन्स निकल कर आ रही हैं। और आप देखिए जो भाजपा की गवर्नेंस की शैली, क्योंकि देखिए इसमें एक हम कह सकते हैं श्रद्धा भारत के वैज्ञानिकों के ऊपर देश की थी, और देश की नहीं विदेशों की भी हमारे जो वैज्ञानिक कौशल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का विश्वास है, जिसका नतीजा है आज उनकी मेहनत रंग लाई है। पर साथ ही साथ हम यदि देखें तो 3-4 बजे यदि ब्रिटेन में अप्रूव होती है तो 6 बजे यहाँ बैठक हो जाती है। आपने ये भी देखा, तो प्रशासनिक तौर पे भी जिस तरीके से पूरे अमले ने काम किया वो अभूतपूर्व है। तो सबसे पहले हम सभी का, और मेरी पार्टी के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी ने जैसा कहा, सभी तकनीकी और प्रशासनिक अमले का हम सबको धन्यवाद करना चाहिए, और एक खुशी है, लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए। तो खुशी आज मध्य प्रदेश में भी है। जी। और चूंकि जिन दो आप नेताओं का जिक्र कर रहे हैं जो आज शपथ लेने वाले हैं, स्वाभाविक है उनका एक ड्यू था ये शपथ ग्रहण। तो 2 तारीख को बाकी लोगों का भी कार्यकाल समाप्त हुआ, तो 3 को ही आपको शपथ ग्रहण देखने को मिल रहा है जी। तो मैं उसको विलंब नहीं कहता हूँ, जो होता वही है सब जो राम रचि राखा जी। और मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान जी की हर एक पर दृष्टि होती है, हम सभी चीज़ों का मूल्यांकन और समय के अनुसार होती रहे, इसमें उनको महारत है, अनुभव है, और बहुत लंबा उनका कार्यकाल है। वो कह सकते हैं ना, पक गए हैं सब में। जी जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है हम लोगों की अपेक्षा ज़्यादा रहती है, लेकिन वो एक संयत भाव से शनय शनय धीरे धीरे अपने गवर्नेंस को लेकर आगे बढ़ते जाते हैं। और ये दोनों मंत्री जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, आज जो शपथ लेने वाले हैं, शिवराज जी की ताकत बनेंगे, और आगे चलकर हम और अच्छे परिणाम इस मंत्रिमंडल से अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि पिछला वर्ष हमारा साहब विजय जी ऐसे ही गुजरा। जी बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। और इस पूरे मसले का एक राजनीतिक पहलू भी है जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 पत्रकार भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। लेकिन पीसी शर्मा साहब का एक रिएक्शन ज़रूर लेना चाहूँगा। शर्मा साहब, कांग्रेस लगातार ये कहती रही कि जो 2 मंत्री थे उन्हें शपथ नहीं दिलाई गई, लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है, देखिए आज शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। पहले आप लोग कहते थे कि नहीं होगा, अब हो रहा है, तो उसके बाद क्या रिएक्शन? इसको सबसे पहले तो मैं तुलसी सिलावट जी और गोविंद राजपूत जी को बधाई देना चाहूँगा। देर आए दुरुस्त आए, और हम लोगों के साथ भी काम किया है इनने। पर ये कोई विस्तार नहीं है, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार, ये तो पहले ही हो जाना था। 2 चुनाव जीते थे उसके बाद ये तो इनके इस्तीफे हो गए थे, क्योंकि ये विधायक रहे नहीं थे, वो 6 महीने पूरे हो गए थे, इसलिए इनको लेना ही था बहुत पहले। लेकिन ये जो रस्साकस्सी चल रही थी भारतीय जनता पार्टी में, और जिस तरह का दबाव बीजेपी के मूल नेताओं का था, चाहे वो विंध्य की बात करें, चाहे महाकौशल की जो लोग संघर्ष करते रहे, कई 5-5, 6-6 बार के विधायक रहे, वो सब बाहर होती ही संघर्ष था। उधर सिंधिया जी को 3-4 बार यहाँ आना पड़ा, सीधे एयरपोर्ट से वहाँ जाना पड़ा मुख्यमंत्री निवास पे,
और एक दबाव, ये एक सब सिंधिया जी के दबाव में हुआ है। और उसमें भी वरिष्ठ जो थे बीजेपी के लोग वो सब छूट गए हैं। तो एक महासंग्राम चल रहा है बीजेपी में इस समय, और इस महासंग्राम के क्या नतीजे होते हैं वो आगे होंगे, क्योंकि महाकौशल और विंध्य से जब रिप्रेजेंटेशन नहीं है जी, इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोग जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट किए थे, अमूमन क्या होता है कि जिस क्षेत्र का नेता होता है उसको वहाँ का कार्यकर्ता, वहाँ के जनता जानती है और काम करना आसान हो जाता है, उस एरिया के लोगों के काम आसानी होती है। दूसरा ये फेल इसमें भी हो गए कि आज तक जिला प्रभारी मंत्री नहीं बना पाए, जिला योजना की बैठकें नहीं हो रही हैं, पूरी तरह से जो है ये सब फ्लॉप मामला चल रहा है अभी। फ्लॉप में ये है कि ये पुराने जो रह गए थे उनको इन्होंने आज शपथ दिला रहे हैं। और मतलब आपका कहना है कि एडजस्ट किया जा रहा है जो पुराना, और ये इनके पार्टी के अंदर जी जी मेरे साथ आपने विंध्य और महाकौशल का जिक्र किया शर्मा साहब, विंध्य और महाकौशल का जिक्र किया, इसलिए वहाँ के जो दोनों राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, चैतन्य भट्ट साहब की तरफ मैं जाना चाहूँगा। भट्ट साहब, महाकौशल को लेकर लगातार वहाँ के जो नेता हैं वो एक तरह से मैं कहूँ तो कुछ न कुछ थोड़ी सी नाराजगी जरूर जाहिर करते रहे हैं, और आज जिस तरह से 2 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है, एक दिन पहले विष्णुदत्त शर्मा वहाँ थे, उनसे मीडिया ने यह सवाल ज़रूर किया था कि महाकौशल को प्रतिनिधित्व मिलेगा तो बिल्कुल चिंता की जाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था। तो आपको लगता है कल जिस तरह से पूरी बैठक हुई है और महाकौशल को प्रतिनिधित्व मिलेगा, अभी भी क्षेत्र के हिसाब से देखें तो मंत्रिमंडल में महाकौशल, विंध्य और मालवा, ये 3 जो क्षेत्र हैं वो अभी भी उनका रिप्रेजेंटेशन वैसा नहीं, इंदौर का खास तौर पर बोलूँ तो शहरी इलाका। भट्ट साहब जी, देखिए महाकौशल में निश्चित तौर पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है शिवराज मंत्रिमंडल में, और ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें निश्चित तौर पे महाकौशल के कुछ लोगों को शामिल किया जाएगा। लेकिन आपने देखा कि सिर्फ दो विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। अजय विश्नोई पिछले लंबे अरसे से ट्वीट के जरिए और फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए अपनी नाराज़गी जाहिर करते रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी सीनियर मंत्री रहे हैं और 2-3 बार के मंत्री भी रहे हैं। तो महाकौशल को दरअसल मुझे लगता है कि महाकौशल चूंकि भाजपा का गढ़ है जी, इसलिए बहुत ज़्यादा भाजपा जो है महाकौशल को तवज्जो इसलिए नहीं देती कि ये तो अपने हैं, इनसे क्या कोई ये तो नाराज़ होने वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जबलपुर जैसा शहर जो महाकौशल का केंद्र बिंदु है, हृदय स्थल माना जाता है, यहाँ से कम किसी एक व्यक्ति को तो मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ अजय विश्नोई हैं, आपके अशोक रूहाणी 3 बार जीते हुए हैं, उनके पिताजी ईश्वर दास रूहाणी जी विधानसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। इंदू तिवारी हैं, वो भी 2-3 बार के जीते हुए हैं। अगर महिला आदिवासी के हिसाब से देखें तो सिहोरा से नंदिनी मरावी हैं, अगर महिला कोटे से देखा जाए तो बड़े बड़े नाम हैं। आपके महाकौशल से आप गौरी शंकर बिसेन को देख लीजिए, वो भी पहले मंत्री रहे हैं लेकिन इस बार उनको मंत्री नहीं बनाया गया। सिवनी से मुनमुन राय हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी में उतनी तवज्जो महाकौशल को नहीं दी गई जितनी तवज्जो कमलनाथ सरकार में महाकौशल को दी गई थी, क्योंकि कमलनाथ खुद महाकौशल से आते थे। एनपी प्रजापति जो थे वो भी महाकौशल के थे, विधानसभा अध्यक्ष। हिना कांवरे वो भी महाकौशल से थी, वो विधानसभा उपाध्यक्ष थी। 2 मंत्री तो हमारे जबलपुर से ही थे, तरुण भानोट और लखन घनघोरिया। प्रदीप भट्ट साहब, आप क्या महसूस कर रहे हैं, चूंकि आप लगातार मिलते हैं नेताओं से, आप क्या महसूस कर रहे हैं कि इससे लेकर क्या नाराजगी है, या फिर अभी बीजेपी में ठीक चल रहा है, वो सब ये मानने को तैयार है कि अभी और इंतजार करना पड़ेगा, सब्र बनाए हुए हैं, या फिर खुलकर अपनी बात करें? केवल आपने एक अजय विश्नोई जी का नाम लिया, लेकिन बाकी नेता नहीं। नाराजगी तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी मानी जाती है। यहाँ जो अनुशासन का डंडा चलता है तो सबका मुंह बंद हो जाता है। अजय विश्नोई ये भी बीच में थोड़ा सी आक्रोश व्यक्त किया था, लेकिन उसके बाद वो भी शांत हो गए। तो कांग्रेस सरी की स्थिति यहाँ नहीं है कि जो चाहे जो वो बोल रहा है, अराजकता सरी की स्थिति नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी 3-4 लोगों को और शामिल किया जाना है मंत्रिमंडल में, 4 पद और खाली जाएगी। तो हो सकता है कि महाकौशल से कम 1 मंत्री, जी 4 पद और खाली हैं,
तो ऐसी ये विश्वास किया जा सकता है कि महाकौशल से किसी वरिष्ठ मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि महाकौशल का जो उपेक्षा है वो बहुत लंबे समय से हुआ। अभी जब कमलनाथ सरकार थी तो लोगों को लगा था कि महाकौशल का बहुत महत्व बढ़ गया है, क्योंकि जो मैं बात शुरू से कह रहा था कि महाकौशल जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, इसलिए बीजेपी को ये लगता है कि महाकौशल अपने लोग हैं, इसलिए इनकी नाराजगी बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसा लगता है कि अपने परिवार के सदस्य हैं तो फिर उन्हें स्थितियां पता होगी। भट्ट साहब, मैं जुगल किशोर शर्मा हमारे जो विशेष संवाददाता है इस समय मौजूद है राजभवन में, उनके पास सीधे जाना चाहूँगा। जुगल, आपसे कुछ देर बाद, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं वहाँ पर? क्या आना शुरू हो गया है? जो जिन लोगों को बुलाया गया है, करीब चूंकि कोरोना काल है तो ज़्यादा लोग नहीं पहुँचे होंगे, करीब 150 लोगों को अनुमति दी गई है। क्या देख रहे हैं जुगल? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं विजय जी कि अभी चेतन कश्यप यहां पहुंचे हैं, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि केवल 2 ही मंत्रियों की शपथ होगी। चेतन कश्यप पहुंचे हैं आमंत्रण पर, लेकिन कोई मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली जो भी कयास लगाए जा रहे हैं वो बेहद गलत है। केवल 2 ही मंत्रियों की शपथ होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि राजभवन के बाहर का नज़ारा आप देख रहे हैं कि लगातार मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और अभी कुछ देर पहले जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, नरोत्तम मिश्रा पहुंचे थे, और अब गोविंद सिंह राजपूत अंदर जा चुके हैं, तुलसी सिलावट अंदर जा चुके हैं, और अब कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अंदर यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच चुके हैं। और अब कुछ देर बाद ही मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि 2 ही लोग मंत्रिमंडल की शपथ ले रहे हैं। चेतन कश्यप जरूर पहुंचे हैं, लेकिन मंत्री पद की शपथ लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं, आमंत्रण सदस्य के रूप में वो पहुंचे हैं। और इसके अलावा अब लगातार आप देख रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आसपास कोई, जब हम अक्सर देखते हैं विजय जी कि जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो बाहर समर्थकों का बड़ा जमावड़ा होता है, ढोल नमा के नगाड़े होते हैं, फूल मालाओं से स्वागत होता है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं राजभवन के बाहर ये पूरी व्यवस्था नहीं है, बेहद सादगीपूर्ण तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है। कोई समर्थक नहीं है, कोई ढोल नगाड़े, फूल माला, गुलदस्ता लिए नहीं खड़े हैं कार्यकर्ता। चारों तरफ पुलिस का पहरा है और जिन विशेष आमंत्रित सदस्य हैं उन्हीं को केवल अंदर राजभवन के अंदर जाने को दिया जा रहा है। और बहुत स्पष्ट है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार 2 लोगों का होना है और बेहद सादगीपूर्ण समारोह में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जुगल, और सादगीपूर्ण तरीके से पूरा कार्यक्रम है, ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं गया है। कोरोना की वजह से भी एहतियात बरते गए हैं। एक लिस्ट हम देख रहे थे, वहाँ कर्मचारियों के हाथों में थी और वो देख रहे थे कि कितने लोग पहुँच रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे थे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर वाजपेयी, भट्ट साहब ने जो बोला था, मैं फिर डिस्कशन पे लौटूंगा। भट्ट साहब जो कह रहे थे कि एक तरह से उपेक्षित महाकौशल कर रहा है, वैसे विंध्य मैं जब जयराम जी के पास जाऊंगा। और पीसी शर्मा साहब ने कहा कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है इसमें ऐसा कोई, जो 2 पहले थे उन्हीं को लिया जा रहा है, लेकिन जो बीजेपी का असली कार्यकर्ता है, देखिए अब चुनाव के पहले तो बीजेपी ने समझा लिया था कि चूंकि अब सरकार बननी है, यदि बहुमत मिलता है, उपचुनाव में ज़्यादा सीटें मिलती है, उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ एडजस्ट किया जाएगा। तो जो एक जिसे मैं कहूं कि डेडिकेटेड वर्कर है बीजेपी का, कहीं कोई वो उसमें निराशा या मायूसी इस तरह का तो नहीं देखेंगे यदि उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है? मुझे लगता है विजय जी, आप मेरा चेहरा देख पा रहे होंगे और जिस डेडिकेटेड वर्कर की बात कर रहे हैं शायद उस श्रेणी में तो आता ही हूँ जी, तो कहीं कोई निराशा आपको दिख नहीं रही होगी, तो इससे आपको जवाब मिल जाना चाहिए। भट्ट साहब ने जो बात कही है, देखिए मैं भट्ट साहब जी का बहुत सम्मान करता हूँ और उनके आकलन का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन क्या होता है जब भी आकलन होता है तो आकलन के पैरामीटर कभी कभी अलग हो जाते हैं जी। तो जब राजनीति या नॉर्मल प्रकार से होती है, जैसे कि आपने कोविड के दौरान देखा कि न्यू नॉर्मल सेट हुए हैं, कोविड के समय में आपने देखा है कि लोगों ने उन चुनौतियों के बीच में हम जिंदगी की नॉर्मलसी को कैसे प्राप्त करें उसके अपने नए आयाम बनाए हैं कि हम कैसे अपना जीवन यापन करें। इसी प्रकार यह जो राजनीति है इसमें अभी 2023 तक कुछ न्यू नॉर्मल्स हैं, उन न्यू नॉर्मल्स के बीच में हमको इस सारे विषय को देखना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा बोलने में इच्छुक नहीं हूँ, लेकिन यदि हम आकलन को जिन पैरामीटर्स के तहत हमारे 2-3 साल बचे हैं और 23 में हमको फिर आम चुनाव में जाना है, तो हमारी जो इस दौरान चुनौतियां हैं
जो परिदृश्य है उसको ध्यान में रखते हुए एक संतुलित प्रकार से और जवाबदेह प्रकार से हम विजय जी कैसे सरकार चला सकते हैं, इसका उदाहरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी, विष्णुदत्त शर्मा जी, सुहास भगत जी ये देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे जो प्रयास हैं या जो आप होता हुआ देख रहे हैं, आप ये मान सकते हैं कि वो सबसे बेहतर है जो ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं सभी चुनौतियों और चैलेंजेस के बीच में। तो मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास चैलेंजेस नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्या मध्य प्रदेश का ये दुर्भाग्य रहा है कि जब से शिवराज जी गए थे 2018 में, तब से चुनौतियां शुरू हो गई थी और मुझे लगता है ये चुनौतियां जल्दी ही समाप्त हो। और ये वर्ष मैं देखता हूँ शायद इसका रहे, क्योंकि अभी आर्थिक चुनौतियां भी हैं हमारे सामने जिसका हमें सामना करना है। कोविड की चुनौतियों को हमने देखा, कमलनाथ जी की सरकार भी चुनौती के रूप में चलती रही और फिर गिरी भी, और हमने उसको टूटते हुए भी देखा। तो हम उसको एक राजनीतिक चैलेंज क्रिएट करता हुआ मध्य प्रदेश के सामने मान सकते हैं, और उस राजनीतिक चैलेंज को ओवरकम करने के लिए शिवराज जी की सरकार बनी। तो स्वाभाविक है कि वी आर स्टिल अंडर लॉट ऑफ चैलेंजेस, अनफोर्सीन भी बहुत सारी चीज़ें हैं भट्ट साहब। तो हम न्यू नॉर्मल्स के तहत सबसे बेहतर हमारे 3-4 लोग मिलकर मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंधिया साहब भी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, एक तो अच्छी मुझे टर्म का डॉक्टर साहब कि आपने इस्तेमाल किया, न्यू नॉर्मल, और वो इस कोरोना काल में बहुत ये शब्द जो है वो सभी के जुबान पर था। तो पीसी शर्मा साहब, बीजेपी अभी न्यू नॉर्मल के दौर से गुजर रही है। आप कह रहे थे कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है बीजेपी के भीतर, लेकिन जिस तरह से कोरोना में लोगों ने भी न्यू नॉर्मल नए तरीके अपनाए हैं, वैसे ही अब राजनीति में ये एक नया ट्रेंड है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इससे पहले ऐसी राजनीति नहीं थी कि इतने सारे विधायक और वो भी दूसरी पार्टी के आ जाए। उसके बाद सब अब सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते यहाँ नजर आ रहे हैं। नहीं, क्या है, ये सौदे की सरकार है, सौदे हुए हैं, और सौदे में जो लिखा पढ़ी हो जाती है कि ये करना पड़ेगा, तो ये तो इनको करना ही है। और चाहे इसके लिए इनको अपने दल के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इनको दबाना पड़े। देखिए विजय जी, सौदा चिट्ठी लिखा गई है और यदि पीसी भाई नाराज है मतलब हम ठीक हैं। ये बात सुन ले मेरी पूरी जी। और नहीं, सौदा चिट्ठी लिखी गई थी, उस सौदा चिट्ठी के हिसाब से काम हो रहा है। पर बीजेपी का जो एक मूल वो था, जो कहते हैं डिसिप्लिन, वो सब तोड़ दिए गए ना भाई। ये सब हो रहा है, लेकिन ये कहना होगा कि पीसी भाई जो है बीजेपी के अंदर खाने की भी खबरें काम बहुत खूब करने रखते हैं। लगी। ये न्यू नॉर्मल, दिस इज न्यू नॉर्मल, दिस इज न्यू नॉर्मल। मतलब भट्ट साहब कह रहे हैं कि हम डिसिप्लिन में चल रहे हैं और पीसी भाई नाराज है। दिस इज न्यू नॉर्मल, दिस इज न्यू नॉर्मल। अच्छा, नहीं, दिस इज न्यू नॉर्मल, यही न्यू नॉर्मल है कि दबाव में भी ये बीजेपी काम करने लगी है, आरएसएस काम करने लगी है, ये न्यू नॉर्मल। चलिए आप भी करिए सर। की बात करें तो पूरा देश और मध्य प्रदेश परेशान हुआ। वहाँ न्यू नॉर्मल ये है कि लाखों लोगों की जान चली गई। न्यू नॉर्मल ये है कि लोगों के काम धंधे बंद हो गए। न्यू आपकी नॉर्मल सरकार चली गई कि डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और अब बिजली के भाव बढ़ गए। ये न्यू नॉर्मल है। ये नॉर्मल अब तो ये जब भी ये सर सरकार कमलनाथ जी की सरकार चली गई, कमलनाथ जी स्वयं चले गए, आपको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनने दे रहे हैं। ये आपके न्यू नॉर्मल्स हैं जिसमें आप दबाव में। कमलनाथ जी यही है, कमलनाथ जी यही है। 2023 तक पूरे उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे जी, और फिर आएगा मामला नॉर्मल। अभी तो आप मैं जूझो, सहमत हूँ। 23 के बाद विंध्य में जूझो, कभी महाकौशल में जूझो, कभी सिंधिया जी के प्रेशर में जियो। ये सब चलता रहेगा। और जो पुराना जो आपका कार्यकर्ता, ये वही कार्यकर्ता उठता है जो अब दबेगा, यही उठेगा आपके खिलाफ, ये देख लेना आप। चलिए तो देखा जाएगा। पीसी शर्मा साहब, एक विजय भाई एक लाइन भी और बता दूं, एक लाइन बस जी। मतलब माननीय शुक्ला जी और भट्ट साहब हैं ही, उनको याद होगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने भी एक बात कही थी उपचुनाव के दौरान 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, कि हमारा बूथ का कार्यकर्ता भी पॉलिटिकल निर्णय लेने लग गया है। तो मुझे लगता है ये नॉर्मल में बिल्कुल सही कहा आपने। उसके संकेत हैं साहब, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो हम समझ रहे हैं क्या है, ऐसा नहीं है कि आप ही समझ रहे हैं। बिल्कुल शुक्ला जी, ये इसको मैं इस तरीके से कहूंगा, वीडी शर्मा साहब ने सभाओं में कहा था कि इमोशनली सोचना बंद करे,
पॉलिटिकली सोचना शुरू करें, ये कार्यकर्ताओं के लिए मैसेज था। नहीं तो उसका फायदा पीसी भाई और कमलनाथ उठाते जी हैं। जी, तो अब क्या विंध्य में भी हम देखें तो पॉलिटिकली सोच रहे हैं कार्यकर्ता, क्योंकि विंध्य जो है 2018 का इलेक्शन देखे तो सबसे ज्यादा बीजेपी को यदि फायदा मिला है तो इस रीजन से मिला है, लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं है। देखिए, एक पूरा मिथ कहा जाता है ना, विनयशीलता को लेके विंध्य को जाना जाता है कि अगस्त ऋषि दक्षिण की ओर जब चलने लगे तो विंध्य पर्वत आड़े आ गया और उनको शरणागत हुआ, उनको दंडवत प्रणाम किया। तो अगस्त ने कहा कि ऐसे ही झुके रहो, और वो दक्षिण चले गए और विंध्य बेचारा विनयवत होकर झुका रहा और अगस्त लौटे ही नहीं। तो देखो, विनयशीलता के मामले में तो ये क्षेत्र रहा है, तेजस्विता के मामले में भी ये क्षेत्र रहा है, और कभी समाजवादियों का गढ़ था, फिर बहुजन समाजवादी पार्टी आई। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास यहाँ का कोई बहुत पुराना नहीं है। 1990 के बाद उसके पांव जमने शुरू हुए और 2003 या 98 के बाद आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादियों को रिप्लेस किया यहाँ पे। तो एक असहज, एक पॉलिटिकल जान समझ रखने की वजह से थोड़ा असहज ये लगता है कि हाईली वोल्टेज का पॉलिटिकल इलाका रहा है विंध्य क्षेत्र। विंध्य प्रदेश एक पॉलिटिकल एंटाइटी के रूप में रहा है, जैसे छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में जब सरकार बना करती थी तो हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि इसमें छत्तीसगढ़ को कितना वेटेज दिया गया। तो छत्तीसगढ़ तो अलग हो गया, विंध्य प्रदेश अपने आप में एक पॉलिटिकल एंटाइटी था। तो जब विंध्य प्रदेश का मर्जर हुआ तब से लेके और पिछले समय तक, खासतौर पे कांग्रेस के समय में इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता था कि विंध्य प्रदेश का जो मूड है, यहाँ का जो पॉलिटिकल पोटेंशियल है, आप देखेंगे कि लेकिन आज के शुक्ला साहब, आज के परिदृश्य में बात करें, इस समय के परिदृश्य में बात करें तो आप कैसे देखते हैं? अभी विंध्य को वैसा प्रतिनिधित्व नहीं है और उम्मीद है क्या वहां के नेताओं? तो मैं वही कह रहा हूँ, तो वो क्या है, मैं नहीं, मेरी बात सुने। क्योंकि लोगों के सामने ये इतिहास है कि हमेशा मध्य प्रदेश को लीड करने वाले नेता यहाँ के रहा करते थे। अर्जुन सिंह जी, श्रीनिवास तिवारी जी और किरणपाल सिंह, मुनि प्रसाद शुक्ला, चंद्र प्रसाद तिवारी, इस तरीके के ऐसे स्टार गार्ड थे जो कि मध्य प्रदेश नहीं बल्कि उनकी धमक, हाँ, उनकी धमक पूरे देश में भी हुआ करती थी। तो थोड़ा सा असहज है। यद्यपि मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में यहाँ कोई असंतोष या विद्रोह या ऐसी जैसी थी, जैसे आमतौर पे लोगों का फोकस राजेंद्र शुक्ला पे जाता है कि वो बढ़िया परफॉर्मर रहे। सिंगरौली उनके प्रभार में था, शहडोल उनके प्रभार में था, अभी अनूपपुर उनके प्रभार में था। हर जगह भारतीय जनता पार्टी को अच्छी, खासतौर पे मंत्री के रूप में जहाँ प्रभार रहे तो सबकी सभी सीटें वो जीते। इस बार अनूपपुर के प्रभारी थे तो अच्छे मतों से विशाल लाल सिंह जी जीते। तो लोगों के दिमाग में ये रहता है कि राजेंद्र शुक्ला को क्यों नहीं। सवाल ये है, राजेंद्र शुक्ला को तो पहली बार ही भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री के पद में रख दिया था और काफ़ी विश्वास तो शुक्ला जी, मुझे लगता है कि उनकी कार्यशैली में इस तरीके का कुछ नहीं। और अभी भी मतलब विंध्य क्षेत्र के लोग जानते हैं, अभी भी विधायक होने के बावजूद भी वो काफी प्रभावी हैं। और तो अभी आपको शुक्ला जी क्या लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा थी? जी, ये देखिए क्या है कि देखिए ये क्या होता है कि हम लोग एज ए जर्नलिस्ट या एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट एक नागरिक भी होते हैं ना उस क्षेत्र के। तो ये अपनी एक भावना होती है, हमारे चेतन भाई की एक भावना है कि हमारे महाकौशल का एक पूरा इतिहास रहा है, अच्छे से अच्छे नेता यहाँ से गए हैं, तो वहाँ के एक वोटर भी हैं, वहाँ के नागरिक। उसी तरीके से मैं भी विंध्य क्षेत्र से एक नागरिक भी हूँ, एक वोटर हूँ। तो ये अपनी आकांक्षा रहती है कि एक अच्छा स्टेक, एक अच्छी भागीदारी, एक लायन शेयर इस क्षेत्र को मिलना चाहिए। लेकिन ऊपर जो बैठे हुए नीति नियंता हैं, जो संगठन में काम कर रहे हैं, जो सरकार को का रूप रंग तय करने वाले लोग हैं, उनके पास निश्चित रूप से कोई ना कोई दूरगामी योजना होगी और इसी योजना के तहत वो रख रहे हैं। जैसे देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में एक मंत्रिमंडल के हिसाब से एक बड़ा पॉलिटिकल इम्बैलेंस तो है ही। जैसे जो सागर या बुंदेलखंड का क्षेत्र है या जो चंबल और ग्वालियर का क्षेत्र है, मुझे लगता है कि 50% या 60% तो भागीदारी इन्हीं की है। पर इंदौर जैसा एक महानगर
जहां मतलब जो अजय दुर्ग है भारतीय जनता पार्टी का। अब इंदौर को पिछली बार भी बहुत वेटेज नहीं मिला मंत्रिमंडल में और इस बार भी नहीं मिला, लेकिन इंदौर की तरक्की की रफ्तार में कोई कमजोरी तो आई नहीं। वहाँ का हर विधायक एक मंत्री के बराबर का शुक्र रखता है। तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कांग्रेस से इसलिए भी भिन्न है कि यहाँ पे काम करने वाले और प्रभावी जो लोग हैं तो उनको इस बात के लिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो मंत्री हैं या मंत्री नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक कलेक्टिव लीडरशिप का पूरा विश्वास होता है, इंडिविजुअल लीडरशिप का नहीं। जैसे कांग्रेस पार्टी में हम देखते हैं कि ये कमलनाथ जी हैं, ये दिग्विजय सिंह जी हैं और कमलनाथ जी का एक बिल्कुल सही कहा आपने। और जब उपचुनाव हो रहे थे तब हमने देखा था कि ये जो भाव था शायद उसकी वजह से ज़्यादा, चूंकि जब चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असंतोष तो नजर आता है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो। तो डॉक्टर साहब, उससे पहले मैं भट्ट साहब के पास जाऊंगा। भट्ट साहब, आप भी क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा नेचर जो है वो कुछ डिफरेंट टाइप का है, इसी वजह से आपने भी कहा कि कुछ नाराजगी है लेकिन वो खुलकर सतह पर नहीं आ पाती। मैं कुछ तस्वीरें जरूर दिखा दूंगा कि यहाँ राजभवन में कार्यक्रम शुरू हो गया है। गोविंद सिंह और तुलसी सिलावट, ये दोनों विधायक जो है वो शपथ लेने के लिए वहां पहुंच चुके हैं, कुर्सियों पर बैठ चुके हैं। जी भट्ट साहब। नहीं, देखिए, अभी जो हितेश वाजपेयी जी ने कहा कि भाई हमारे सामने बहुत तरह की चुनौतियां थी। निश्चित तौर पे जब बाहर से लोग आए हैं तो उनको एडजस्ट करना, और जिनके कारण सत्ता में आए हैं, बीजेपी फिर से एक बार सत्ता में आई है, तो उनको निश्चित तौर पे पहले तो वो देना पड़ेगा ना आपको जी। तो इसलिए इसमें मैं कुछ एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि बीजेपी क्या एक